जहाँ तक मुझे याद है हम दोनों ने एक ही जगह से शुरुआत की थी, पर एक जैसी कंडीशन होने के बावजूद आज हम दोनों बिल्कुल ही अलग जगह पर खड़े हैं। हेरोब्राइन, आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने तुम्हें इतना बदल दिया? स्टीव ने हेरोब्राइन से कहा। एक जैसी कंडीशन? क्या मजाक है? तुम जैसा कमजोर जीव गलती से भी कभी मुझे खुद से कंपेयर मत करना। मैं तुमसे बढ़िया था, हूँ और रहूंगा। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि जब बात हम दोनों की ताकत की हो तो तुम एक अलग ही लेवल पर हो, पर बावजूद उसके तुम अभी ट्रैप्ड हो और मैं तुम्हारे सामने आजाद खड़ा हूँ। ट्रैप्ड? और मैं हो ही नहीं सकता। हेरोब्राइन ने गुस्से में स्टीव की ओर बढ़ते हुए कहा, पर जैसे ही वो स्टीव के पास पहुंचने वाला था, हेरोब्राइन ने एक ताकतवर पीछे की ओर धक्का महसूस किया। उसे वो पहले तो अजीब लगा, पर जब उसने पीछे देखा तो उसने एक अजीब तरह की चीज से खुद को गिरा हुआ पाया। उसके कितने भी कोशिश करने पर वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहा था और अपने सामने स्टीव को आजाद घूमता देख हेरोब्राइन के अंदर की फ्रस्ट्रेशन और स्टीव की तरफ नफरत बढ़ती ही जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे पॉसिबल था। आखिर कोई स्टीव जैसा नॉर्मल एंटिटी उसे कैसे ट्रैप कर सकती थी? आखिर कैसे? मैं कहाँ हूँ? हेरोब्राइन ने आखिरकार स्टीव से पूछा। स्टीव ने आराम से कहा, तो तुम्हें याद नहीं कि तुम यहाँ कैसे आए? इंटरेस्टिंग। हेरोब्राइन ने कंफ्यूजन में पूछा कि क्या याद नहीं है? स्टीव ने कहा, इसकी शुरुआत में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है, पर तुम्हारे यहाँ ट्रैप होने की कहानी हम दोनों की सबसे पहली मुलाकात से शुरू होती है। मुझे आज भी याद है कि उस दिन कुछ भी खास नहीं था। हर दिन की तरह मैं उस दिन भी एक्सप्लोरेशन के बाद घर लौट रहा था। इस दुनिया में अपनी तरह का अकेला होने के कारण मैं अक्सर खुद को कई तरह के खतरों से घिरा हुआ पाता था, पर उस दिन ना जाने क्यों मुझे ऐसी फीलिंग आई कि जैसे कि कोई मुझे देख रहा था, और वो सिर्फ एक पल के लिए था, पर वो काफी था मेरा ध्यान भटकाने के लिए। वो एक चार्ज्ड क्रीपर था और उसका धमाका इतना पावरफुल था, यकीन मानो सबसे स्ट्रॉन्ग आर्मर भी मुझे उससे नहीं बचा सकता था। मैं जानता था कि वो एक इंस्टेंट डेथ थी और मैं अपनी आंखें बंद कर उसे एक्सेप्ट करने ही वाला था कि तभी मैंने खुद को वॉइड में पाया जहां कुछ नहीं था, और ये वो पल था जब मैं तुमसे मिला। पर यहाँ तो चार्ज क्रीपर था। क्या मैं मर गया? मैंने तुम्हारी दो चमकती आंखों को देखते हुए तुमसे पूछा। मेरे लिए वो अपने आप को देखने जैसा था, मेरा एक वर्जन जो बहुत ज्यादा ताकतवर हो और जिसे सब कुछ पता हो। मैंने तुम तक पहुंचने की कोशिश की, पर अचानक से एक बहुत तेज लाइट चमकी और मैंने पाया कि मैं अपने घर पर था। क्या वो कोई सपना था? मैंने सोचा। वहाँ क्रीपर के धमाके का निशान तो था, पर मैं अब भी वहीं था। वो कोई सपना नहीं हो सकता था। तो फिर मैंने कुछ समय पहले वहाँ क्या देखा था? क्या वो कोई हीरो था या सिर्फ मेरा वहम? मैंने खुद से पूछा। मैं जानता था कि कोई भी मेरी कही बात पर यकीन नहीं करने वाला था, पर मैं जानता था कि उस समय उन दो चमकती आंखों ने मुझे बचाया था और वो मेरे लिए किसी हीरो से कम नहीं था। और मैंने सोच लिया था एक दिन मैं उसको ढूंढूंगा और उसे शुक्रिया कहूंगा, पर मैं कहाँ से शुरू करता? मैं तो ये भी नहीं जानता था कि मैं कौन था और आखिर मैं इस दुनिया में कैसे आया था। मेरी तुम्हें ढूंढने की हर कोशिश बेकार थी। हर एक एक्सप्लोरेशन इस तरफ इशारा करती थी कि तुम एग्जिस्ट नहीं करते। इकलौती चीज जो कुछ हद तक हमसे मिलती थी वो थी ज़ॉम्बीज़, पर वो भी किसी काम की नहीं थी। इतने सारे सवाल पर कोई भी जवाब नहीं। मैं जानता था कि तुम एग्जिस्ट करते थे, और अगर तुम उस दिन ना होते तो शायद मेरी स्टोरी उस क्रीपर के साथ ही खत्म हो जाती। इसलिए मैंने एक बार फिर शुरुआत से चीजों को जोड़ने की कोशिश की। मैं जानता था कि मैं कोई जरूरी पीस मिस कर रहा था तुम्हारी मिस्ट्री का। मैंने सोचा, क्या इस सब का जवाब सोल एनर्जी में था? एक फॉरबिडन मैजिक फॉर्म जिसका विलेज में नाम लेना भी क्राइम था। पर उस समय मुझे जवाब चाहिए थे। मुझे विच ने वार्न भी किया कि जिस रास्ते पर मैं जा रहा था वो सबको खतरे में ला सकता है, और भले ही मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, पर विलेजर कभी मुझे उसके लिए एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मुझे किसी चीज की परवाह नहीं थी। मैं विच से ज़ॉम्बीज़ को ठीक करने की विच क्राफ्ट सीखने के लिए भी तैयार था। वो काम तो करती थी, पर ये विच भी कभी नहीं जान पाई कि वो नॉर्मल ज़ॉम्बीज़ पर काम क्यों नहीं करता। मेरे फेलियर के बाद विच ने मुझे समझाने की कोशिश की कि मैं अपनी रिसर्च में पागल हो रहा हूँ, और वो नहीं चाहती थी कि मैं भी उसकी तरह एक आउटकास्ट बन जाऊँ। पर क्या मैंने उसकी वार्निंग सुनी? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि उसकी अच्छाई का जवाब मैंने उसके सारे पोशंस को चुरा के दिया, और जाते हुए मैंने उस पर अटैक भी किया, जिसके लिए वो शायद मुझसे हमेशा के लिए नफरत करेगी। पर उस समय मैंने उस बारे में नहीं सोचा, और सोल एनर्जी को समझने की कोशिश में मैं इवोकर के साथ काम करने लगा। इवोकर की सोल एनर्जी की नॉलेज को देखकर मैं इतना ज्यादा हैरान था कि मैं उनके साथ मिलकर विलेजर्स पर अटैक करने के लिए भी तैयार था। और बदले में उन्होंने मुझे न सिर्फ सोल एनर्जी को समझने में मदद की, बल्कि उन्होंने मुझे अपना इम्पोर्टेंट कमांडर भी बना दिया। पर इससे पहले मैं उनके साथ चीजों को डिस्ट्रॉय करता, मैंने रियलाइज किया कि मुझे उनकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने इवोकर के टोटम टेक्नोलॉजी का नेक्स्ट वर्जन डिस्कवर कर लिया था। हर चीज का ओरिजिन
मैं लाइफ के ओरिजिन को समझ गया था और उसके साथ एक्सपेरिमेंट से मैं न सिर्फ इमोर्टैलिटी या रीजनरेशन पा सकता था, बल्कि मैं फाइनली तुम तक पहुंच सकता था। मैं जानता था कि हमारी सभी लाइफ समुद्र के नमकीन पानी से शुरू हुई थी, पर उस एनवायरनमेंट की हर चीज को एग्जैक्ट रेप्लिकेट करने के बाद भी मैं कुछ मिस कर रहा था। वो क्या हो सकता था? शायद वो समझने के लिए मुझे चीजें एक अलग एंगल से देखने की जरूरत थी। और एक बार फिर मैंने वो किया जो मैंने विज के साथ किया, पर इस बार मैं इलेजर्स को धोखा देकर एंडरमैन के पास चला गया, जिसके लिए शायद वो भी मुझसे नफरत करेंगे। पर अब तक मैं जिससे भी मिला था एंडरमैन वैसे नहीं थे। ना जाने क्यों उनके साथ मैंने एक अजीब कनेक्शन महसूस किया। उनकी आंखों में मुझे फेलियर दिखा और आंखें जो चाहती थी कि मैं उनकी मदद करूं। और फाइनली एंडरमैन की मदद से मैं समझ गया था कि मैं क्या मिस कर रहा था और तुम क्या थे। और जैसे ही स्टीव को रियलाइज हुआ कि वो क्या बोलने वाला था, आखिरकार हेरोब्राइन क्या था, उसने पाया कि वो वहां था जहां वो पहले हेरोब्राइन को देख रहा था। और अचानक से उसने देखा कि उसके सामने एलेक्स खड़ी थी। स्टीव पूरी तरह से शॉक में था और उसका शॉक और भी ज्यादा बढ़ गया जब उसके दिमाग में हेरोब्राइन की आवाज ने कहा, लगता है जिसे असल में याद नहीं है कि क्या हुआ वो तुम हो। तो क्या तुम एलेक्स को बताओगे कि कैसे मुझ तक पहुंचने के लिए तुमने एंडरमैन के वर्ल्ड में इंटरफेयर करने के लिए खुद की सोल को ही सैक्रिफाइस कर दिया। स्टीव याद करने की कोशिश कर रहा था कि नेदर में क्या हुआ था, पर उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। पर इस बार जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को एलेक्स के साथ अपने ओरिजिनल बेस पर पाया। स्टीव ने एलेक्स की तरफ देखा और कुछ देर रुक के उससे पूछा, एलेक्स क्या मैंने तुम्हें कभी नल के बारे में कुछ बताया? नल? नल क्या होता है? मुझे तो नहीं बताया तुमने कभी भी कुछ। क्यों, क्या हुआ? स्टीव ने कहा, ऐसे ही कुछ याद आया था तो पूछ लिया। और चलते हुए स्टीव ने एलेक्स से कहा, क्यों ना मैं तुम्हें एक स्टोरी बताऊं एलेक्स, स्टोरी हेरोब्राइन की। एलेक्स ने हंसते हुए कहा, ओहो, एक और इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। और वो अपनी जर्नी पे चलने लगे। स्टीव के दिल में एक घबराहट सी थी, पर वो एलेक्स को अभी नहीं बताना चाहता था। तो ये थी स्टोरी हेरोब्राइन की दोस्तों। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी दोस्तों। पर हेरोब्राइन की लोर यहीं खत्म नहीं हुई है। अगली बार हम जानेंगे कि आखिर नेदर में क्या हुआ था। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो पर लाइक छोड़ना मत भूलिएगा और साथ में जाने से पहले कमेंट्स में मुझे जरूर से बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आप अगली स्टोरी किसकी देखना चाहोगे, स्टोरी ऑफ नल, स्टोरी ऑफ एंटिटी 303, क्लैश ऑफ क्लैंस से माउंटेन गोलम की, या फिर किसी और मजेदार सी गेम के ऊपर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। देखने का शुक्रिया, फिर मिलते हैं मजेदार वीडियो के साथ। देखने का शुक्रिया, फिर मिलते हैं।